स्टडी कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे केपलर के ग्रहीय गति के नियम। ठीक है, केपलर के ग्रहीय गति के नियम कितने थे? 3 नियम इसने दिए थे। उसमें से पहला नियम था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिसकी नाभि पर सूर्य स्थित होता है। ठीक है, ग्रहों की स्थिति जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है और यहाँ इसकी नाभि पर सूर्य उपस्थित है। उसके बाद सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा के द्वारा प्रति सेकंड स्वेप्ट क्षेत्रफल जो है वो स्थिर रहता है। यानी अगर कोई ग्रह यहाँ से यहाँ चक्कर लगाता है तो ये जो क्षेत्रफल है वो उतना ही रहेगा जितना वो यहाँ से यहाँ चक्कर लगाएगा। ये जो घेरा गया क्षेत्रफल है वो इसका स्थिर रहता है। उसके बाद इसका तीसरा जो नियम था वो इसके आवर्तकाल से संबंधित नियम था। दूसरे नियम का जो गणितीय रूप है वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर 1/2 r² d थीटा बाई dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये कौन सा है? इसका एरियल वेलोसिटी में जो हमने निकाला था, वो एरियल वेलोसिटी के लिए हमने जो निकाला था ना, यहाँ पे आगे पहले एक रिजल्ट निकाला था, वही है। उसमें यहाँ पर 1/2 r² d थीटा बाई डी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये इसका मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद है कक्षीय गति में ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग t², ग्रह की कक्षा की अर्ध दीर्घ अक्ष सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस जैसे ये दीर्घवृत्त है तो ये मेजर एक्सिस कहलाएगी और ये सेमी मेजर एक्सिस कहलाएगी। तो ये सेमी मेजर एक्सिस है t², आवर्तकाल का तो स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होगा? a³ के, इसके सेमी मेजर एक्सिस के a³ के प्रोपोर्शनल है। ये तीनों नियम आपको ध्यान होने चाहिए। फर्स्ट नियम तो बहुत सामान्य नियम है कि नाभि पर सूर्य स्थित होता है। दूसरा नियम जो है 1/2 r² d थीटा बाई dt इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा है t² प्रोपोर्शनल टू a³, जिस पर न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। इसके बाद है केपलर नियम से न्यूटन के निष्कर्ष। केपलर नियम से न्यूटन के क्या निष्कर्ष निकले कि ग्रहों की गति के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि प्लेटो तथा बुध ग्रहों के अतिरिक्त अन्य सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। माना एक ग्रह का द्रव्यमान m है, सूर्य के चारों ओर r त्रिज्या से वृत्ताकार कक्षा में गति कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। उसकी अर्ध दीर्घ अक्ष यानी सेमी मेजर एक्सिस से a है और उसकी जो रेडियस है वो r है। तो केपलर का नियम हमें पता ही है, t² इक्वल्स टू kr³। यहाँ पर k क्या है? कांस्टेंट है। इसका कोणीय वेग कितना हो गया? ओमेगा हो गया। ठीक है, उसके बाद में ओमेगा की वैल्यू हमें पता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2π/t। ओमेगा स्क्वायर करेंगे, 2 2 ज़ा 4, π² t²। इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर में यहाँ पर हम t की वैल्यू पुट करेंगे। किसकी वैल्यू पुट करेंगे? t की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ से 4π² एज इट इज है, t² की जगह हमने क्या लिखा है? kr³ लिखा है। r क्या है? यहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस है, k कांस्टेंट है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन यहाँ पर हटा दिया। किसका? यहाँ से t² प्रोपोर्शनल a³ जो था, a की वैल्यू क्या है? यहाँ r है, a नहीं माना हमने, r इसको सेमी मेजर एक्सिस माना है। और t² की जगह जब हमने यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट k हमने पुट किया है। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। F इक्वल्स टू, अभिकेंद्रीय बल हम निकालेंगे तो F इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर r यहाँ पर होगा। ओमेगा स्क्वायर r क्या है? a है। F इक्वल्स टू m a होता है। a जो है वो, उसको अगर हम यहाँ कोणीय सदिश में रूपांतरित करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर r जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे m, और आज एज इट इज रह जाएगा 4πr² और kr³ हम यहाँ पर पुट करेंगे। इस एक r³ से ऊपर का जो ये r है वो नीचे के r³ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4π² m kr² बच जाएगा। देखिए m एज इट इज है, 4πr² एज इट इज है। ये जो r था वो नीचे के r³ में से एक कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ हमारे पास r² निकला। तो यहाँ से जो रिजल्ट्स हमारे पास में आए न्यूटन के नियम के, वो रिजल्ट क्या थे? ग्रह पर अभिकेंद्रीय बल सदैव ग्रह से सूर्य की दिशा में लगता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल जो है, जिस तरीके से यहाँ एक दीर्घवृत्त में ये जितने भी ग्रह घूम रहे हैं, तो ग्रह पर जो बल है वो किस ओर लगेगा? सूर्य की तरफ। यह बल जो है वो सूर्य से ग्रह की माध्य दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। ठीक है,
और यह जो बल है वह ग्रह के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती हो, यानी F जो है किसके प्रोपोर्शनल है, M के। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा अभिकेंद्रीय बल यहाँ पर लगेगा। न्यूटन ने नियमों को व्यापक रूप देते हुए कहा कि यह बल केवल सूर्य तथा ग्रहों के मध्य ही नहीं अपितु ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं दो पिंड या कणों के मध्य भी लगता है। न्यूटन ने फिर इसको डिटेल में क्या कह दिया, जो F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हम फॉर्मूला पढ़ते हैं व्युत्क्रम वर्ग के नियम का, उसमें इसने इसको बाद में डिराइव कर दिया। केपलर का द्वितीय नियम जो है वो क्षेत्रीय वेग की स्थिरता का नियम है। द्वितीय नियम कौन सा कहलाता है, क्षेत्रीय वेग की स्थिरता का नियम, क्योंकि हमने यहाँ पर 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लेके गए थे। ये जो हमने यहाँ पे लिया था सेकंड जो नियम है वो ये कि 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट हमने जो लिया था, ये नियम कौन सा कहलाया, स्थिरता का नियम कहलाया। पिंड के कक्षीय गति में कोणीय संवेग के संरक्षण के नियम का प्रतिफल है। कौन सा संरक्षण है, कोणीय संवेग के संरक्षण का रिजल्ट हमें ये मिला है। केपलर का फर्स्ट और जो थर्ड है वो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित केंद्रीय बल का प्रतिफल है। जो सेकंड नियम है वो क्या है, कोणीय संवेग के संरक्षण का। सेकंड नियम है उसमें क्या आ रहा है, कोणीय संवेग के संरक्षण का। और जो पहला और तीसरा नियम है वो गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित है। कोणीय संवेग के लिए हमने यहाँ पर एक रिजल्ट निकाला था पिछले वाले वीडियो में, आपको याद हो तो J इक्वल्स टू, यहाँ पर एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए, J इक्वल्स टू mr स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। और एक जो रिजल्ट निकाला था क्षेत्रीय वेग के लिए 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये क्या है, सेकंड नियम है किसका, केपलर का। केपलर का थर्ड नियम क्या है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। और प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाएंगे तो के यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास में अवेलेबल होता है। इसके बाद गुरुत्वीय अन्योन क्रिया से संबंधित केंद्रीय बल को व्युत्क्रम वर्ग के नियम से व्यक्त करेंगे तो एफ आर जो है वो -k/r स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ से एक रिजल्ट क्या फॉलो हो रहा है कि जो केंद्रीय बल है वो किस नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद एफ आर की वैल्यू -k/r स्क्वायर, ये हमने व्युत्क्रम वर्ग के नियम का एक सिंपल सा रूप लिखा है, ठीक है। अब इसका अगर यूनिट वेक्टर हटा दे तो एफ आर इक्वल्स टू -k/r स्क्वायर। केंद्रीय बल आकर्षण प्रकृति का है और के एक धनात्मक नियतांक। दूसरा एक्सियोम यहाँ से क्या निकला कि केंद्रीय बल को क्या होते हैं, आकर्षण प्रकृति के होते हैं। पहला क्या था कि केंद्रीय बल है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। दूसरा क्या था, केंद्रीय बल जो होते हैं वो आकर्षण प्रकृति के होते हैं, यानी नेगेटिव साइन किसको, अट्रैक्शन को डिनोट करता है। उसके बाद में केंद्रीय बल के अधीन गतिशील कण या पिंड के पथ समीकरण के इससे क्या निकालेंगे, ये जो रिजल्ट था ये आपको पता हो तो हमने जो फर्स्ट वीडियो पढ़ा था उसके अंदर आया था कि d²u/d θ² + u इक्वल्स टू, ये कोणीय संवेग के रूप में जब हमने ये रिजल्ट लिखा था तो हमारे पास में ये रिजल्ट आया था और उसको हमने km/j² से शो किया था। और j की वैल्यू हमने वहां पर क्या लिखी थी, अभी जो मैंने आपको बताया था 1/m j² की जो वैल्यू हमने रखी थी, एक बार फिर से हम रिमाइंड करेंगे। चीज़ों को क्या है, बार बार देखने से वो चीज़ें हमें दिमाग में परमानेंटली फिट हो जाती है। j इक्वल्स टू mr² d θ/d t, j इक्वल्स टू mr² d θ/d t इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। और एरियल वेलोसिटी के लिए 1/2 r² d θ/d t। डिफरेंस क्या था दोनों में, इसमें 1/2 है और उसमें m से मल्टीप्लाई है। उसके बाद u की वैल्यू अगर हम 1/r रखें, पिंड का द्रव्यमान m और कोणीय संवेग j, ये चीजें हमारे पास ऑलरेडी क्लियर है। अब हम एक फंक्शन लेंगे फाई का, साई बोलिए, फाई बोलिए, साई फाई जो भी आप इसको कंफर्टली कहना चाहते हैं, आप ये फंक्शन है, ऑल ओवर एक फंक्शन है ये। तो साई इक्वल्स टू u - km/j² रखें तो एक हमारे पास में अवकलन समीकरण हमें प्राप्त होता है d² साई/d थीटा प्लस साई इक्वल्स टू 0, जहां पर साई की वैल्यू क्या है, u - km/j²। इसका जो सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे
तो सॉल्यूशन हम लेंगे साई इक्वल्स टू साई नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। अब ये सॉल्यूशन कहाँ आया डजंट मैटर, आपको ये चीज़ें कुछ कुछ इसमें डायरेक्ट लर्न करनी होती है कि इसका जो सॉल्यूशन होता है ये होता है। अगर कोई अवकल समीकरण है हमारे पास में तो इसका सॉल्यूशन जो हम लेंगे इस समीकरण का हल वो हम ये लेंगे साई इक्वल्स टू साई नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो। अब यहाँ पर साई नोट हमारे पास नहीं है, थीटा नोट हमारे पास नहीं है, इन दोनों की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले u इक्वल्स टू के एम अपॉन जी स्क्वायर प्लस साई नोट कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो हम ये लेके चलेंगे। ये फंक्शन हमने कहाँ पुट किया है u की वैल्यू में, यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू में u को इधर ट्रांसफर किया या फिर इसे ट्रांसफर कर लो तो u इक्वल्स टू साई प्लस के एम अपॉन जे स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये u इक्वल्स टू साई प्लस के एम अपॉन जे स्क्वायर, ये हमारे पास रिजल्ट आता है। इससे हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर u की वैल्यू के एम अपॉन जे स्क्वायर एज इट इज, और साई की वैल्यू हमने यहाँ सॉल्यूशन क्या लिया साई नोट कॉस थीटा माइनस थीटा नोट, क्लियर नो डाउट। u जो है वो हमने स्टार्टिंग में लिया था, u को किससे रिप्लेस किया था 1/r से हमने यहाँ पर रिप्लेस किया था। 1/r जो था वो किसका फंक्शन था f r का फंक्शन था। यहाँ पर हमने इसको रिप्लेस किया था u इक्वल्स टू 1/r और पिंड का द्रव्यमान। उसके बाद हमारे पास ये रिजल्ट आया था। फिर हमने इसका एक अवकलन समीकरण निकाला, उस समीकरण का एक सॉल्यूशन निकाला, उस सॉल्यूशन को इसके इनिशियल समीकरण में यहाँ रखा और यहाँ से अब हम आगे हमारी इसको कंटिन्यू कर रहे हैं डेरिवेशन को। डेरिवेशन कंटिन्यू करने में यहाँ पर देखिए साइन नोट कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो, कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो एज इट इज है, ठीक है। मैंने पूरी इक्वेशन में से के एम अपॉन जे स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन निकाल लिया है और यहाँ पर अंदर क्या बचा, यहाँ से कॉमन अगर ये बाहर निकलेगा तो 1 प्लस इसमें ये चीज़ है ही नहीं, तो ये जो चीज़ है साइन नोट कॉस थीटा माइनस थीटा जीरो ये तो एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और ये जो है के एम अपॉन जे स्क्वायर मैंने यहाँ बाहर निकाला तो ये जस्ट रिवर्स होके जे स्क्वायर ऊपर और के एम के नीचे की तरफ ये बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ से इस इक्वेशन से यहाँ तक पहुँचेंगे तो r की वैल्यू जब हम यहाँ से निकालेंगे r इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट। यहाँ पर जो वैल्यूज हमें लर्न करनी है वो ये लर्न करने की कि p की जो वैल्यू है जे स्क्वायर बाई एम की हमने रखी है और एप्सिलॉन की वैल्यू हमने क्या रखी है जे स्क्वायर साइन नोट एम के। यहाँ से भी रख सकते हैं आप, इसको हमने क्या पुट किया है एप्सिलॉन नोट और के एम अपॉन जे स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन पी, तो p बराबर जे स्क्वायर अपॉन के एम। यहाँ पे के एम अपॉन जे स्क्वायर इक्वल्स टू p पुट कर दो, सॉरी 1/p नॉट p, 1/p पुट होगा और ये वाली वैल्यू साई पुट सॉरी एप्सिलॉन पुट होगी, ठीक है। ये दोनों वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास में जो r की वैल्यू आती है वो ये वाली आती है। इसके बाद इस इक्वेशन को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर देखिए सरलता के लिए ध्रुवीय निर्देश तंत्र का गुणन इतना कर दें कि थीटा नोट की वैल्यू जब 0 हो जाए तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन नोट कॉस थीटा, साथ में क्या था ये कॉस थीटा के साथ क्या था थीटा माइनस थीटा जीरो। यहाँ पे जो हमने रिजल्ट निकाला था इसमें थीटा नोट की वैल्यू हमने क्या कर दी है ध्रुवीय निर्देश तंत्र में 0 कर दी है, तो यहाँ पर कॉस सिर्फ थीटा बचेगा p अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन नोट कॉस थीटा। ये रिजल्ट हमें यहाँ से r की वैल्यू में मिलता है। इस रिजल्ट से क्या है कि ये जो रिजल्ट है वो किसका है कॉनिक सेक्शन का है। यह एक कॉनिक यानी शांकों का समीकरण है जिसकी जो नाभि है
वो मूल बिंदु पर होती है और उसकी जो उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी जो है एप्सिलॉन तथा P अपॉन एप्सिलॉन नाभि से नियता की दूरी है। अतः गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अधीन गतिशील कण या पिंड का पथ शांकव परिच्छेद के रूप में होता है। ये एक और चीज हमारे सामने आई। पहला रिजल्ट क्या था कि जो केंद्रीय बल होता है वो व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। दूसरा रिजल्ट हमारे पास में क्या था कि जो केंद्रीय बल होता है उसका दूसरा रिजल्ट हमारे सामने क्या आया था, आकर्षण प्रकृति का होगा। तीसरा रिजल्ट हमारे सामने क्या आया था कि जो केंद्रीय बल का नियम है उसके अंदर जो पिंड अगर गति करेगा गुरुत्वीय अन्योन क्रिया के अंतर्गत तो उस पिंड का जो पथ होगा वो शांकव परिच्छेद के रूप में होगा। अब इसकी उत्केंद्रता एसेंट्रिसिटी को हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर E = हाफ एम dr/dt का होल स्क्वायर, हाफ mv² वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। ये कौन सी थी, स्थिर ऊर्जा, घूर्णीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यही थी तीनों ऊर्जा। टोटल एनर्जी जो थी हमारी किसी भी कण की यही होती है, तीन प्रकार की। U का मान -k/r स्थितिज ऊर्जा के लिए हम हमेशा पुट करते हैं। -k/r हमने यहाँ पर पुट किया और जो θ=θ0 हमने 0 पर लिया था जहाँ पर r का मान क्या था, न्यूनतम होता है। अतः इस बिंदु पर पिंड के वेग का घटक जो है वो dr/dt का मान 0 हो जाएगा। अगर dr/dt का मान इस इक्वेशन में 0 हो जाता है तो गतिज ऊर्जा का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इक्वेशन E जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, किस किस की वैल्यू में रह जाएगी, सिर्फ एक तो स्थितिज ऊर्जा में और एक घूर्णीय गतिज ऊर्जा में, घूर्णन ऊर्जा, ठीक है। शांकव व परिच्छेद के समीकरण से R = P/1 हमारे पास यहाँ पर रह जाता है। क्यों, क्योंकि अब हमने क्या किया, θ0 के साथ साथ थीटा को भी हमने 0 मान लिया। थीटा 0 होते ही cos थीटा क्या हो गया, 1। और यहाँ पर ये जो शांकव परिच्छेद की इक्वेशन थी R = P/1 + एप्सिलॉन cos थीटा, इसमें ये cos थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। इसके 1 होते ही P/1 + एप्सिलॉन इसकी वैल्यू आ गई। अब R की वैल्यू ये आने पर इस R की वैल्यू को हम पुट करेंगे, किसमें करेंगे, एनर्जी की इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। एनर्जी की इक्वेशन में हम पुट करें तो P = J² के रखो तो E क्या हो जाएगा, यहाँ पर P = J² के रखने पर यहाँ फिर से देखिए P = J² की, इस P की वैल्यू हमने रखी है J² की, ठीक है। और नीचे हमारे पास 1 + एप्सिलॉन चल ही रहा है, डन। अब यहाँ से R की वैल्यू हम रखेंगे किसमें, एनर्जी की इक्वेशन में। E = mk² 2j² एप्सिलॉन स्क्वायर -1। अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, तो इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो एनर्जी की इक्वेशन थी उसके अंदर आपने को नीचे जो इधर r² था, यहाँ पर लुक एट हियर अगेन, r² और r दोनों की वैल्यू की जगह ये वाली r की वैल्यू हमको पुट करनी है। ये वाली r की वैल्यू J² के 1 + एप्सिलॉन नॉट वाले फॉर्मेट में इन दोनों की जगह पुट करके जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ε0 = 1 + 2EJ²/mk² √, में। यानी अगर हमारे पास E, J, M और K, E, J, M, K की अगर वैल्यू हो तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ε0। ε0 क्या है, उत्केंद्रता, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। किसके लिए, जिसके चारों तरफ दीर्घवृत्त में
पिंड चक्कर काट रहा है और उसकी नाभि पे क्या है, सूर्य स्थित है। अब यही सारी इक्वेशन क्या है, हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए आर प्लस आर एप्सिलॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, वही है पी वाला फॉर्मूला कि आर इक्वल्स टू पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। इसी से आर प्लस आर एप्सिलॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू पी, ये इसको इधर ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद में आर की वैल्यू इन्होंने रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन एक्स। एक्स क्या रखा है, आर कॉस थीटा, ठीक है, एक्स आर कॉस थीटा रखा है, एक्स आर कॉस थीटा रखा है और वाई आर साइन थीटा रखा है। दोनों वैल्यू पुट करके हमारे पास में ये रिजल्ट आएगा। अब कंडीशंस क्या है कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो ये वैल्यू आएगी। एप्सिलॉन नॉट अगर लेस देन 1 है तो हमारे पास में, अगर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो एक्स नॉट की वैल्यू ये रखेंगे और ये रिजल्ट हमें मिलेगा। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एप्सिलॉन नॉट लेस देन 1 पर, ठीक है। और इसके बाद तीसरी कंडीशन हमारे पास में ये है, ये जो इक्वेशन हमारे पास में आई है, आपको याद होता है किसकी इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण ये हमको यहाँ से मिलता है। और ये किसकी इक्वेशन है, सरल रेखा की, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की कंडीशन हमारे पास में ये होती है, सॉरी अति परवलय की, सॉरी वो जो कंडीशन है वो किसके लिए निकलेगी, अति परवलय की। यहाँ पर ये जो कंडीशन है वो किसके लिए, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है जिसकी दीर्घ अक्ष तो कौन सी है, ए, और अर्ध लघु अक्ष कौन सी है, बी। आर की वैल्यू क्या है, पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। आर मैक्सिमम कब होगी, जब पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन होगी, और आर मिनिमम पी अपॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। भू समीप सबसे निकटतम दूरी ये वाली, इसके लिए ये वृत्त में एक ग्रह चक्कर काट रहा है, ये सूर्य, सबसे समीप वाली दूरी आर मिनिमम के लिए पी अपॉन एफ 1 प्लस एप्सिलॉन कंडीशन होगी, और ये मैक्सिमम के लिए यहाँ पर अगर कोई पिंड यहाँ है तो उसके लिए आर मैक्स की कंडीशन है क्या होगी, पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन। अच्छा, इसका एक जो रिजल्ट निकलता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, वो ये होता है जिसपे न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। एप्सिलॉन की वैल्यू आर मैक्स माइनस आर मिनिमम अपॉन आर मैक्स प्लस आर मिनिमम। ये आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके देख लो। अगर एप्सिलॉन 0 हो तो क्या होगा, ये वृत्त का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 होगी तो कंडीशन क्या होगी, अति परवलय का कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमारे पास में यहाँ से निकलती हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये देखो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये है। ये आपको डायग्राम भी लर्न होना चाहिए कि कहाँ से थीटा होता है, कहाँ से आर, कौन सी वैल्यू मानी है इन्होंने और किस किस कंडीशन पे। एप्सिलॉन 0 की कंडीशन पे वृत्त, एप्सिलॉन लेस देन 1 पे दीर्घवृत्त, इक्वल टू पे परवलय, और ग्रेटर देन 1 पे अति परवलय। क्लियर है। फर्स्ट जो कंडीशन थी वो सिर्फ एक इक्वेशन थी, इक्वल टू 1 पे, इक्वल टू 1 पे हमारे पास में कौन सी कंडीशन आ रही है, परवलय की कंडीशन। ये सारणी आपको मस्ट लर्न होनी ही चाहिए। इफ यू नो फिजिक्स देन यू शुड नो अबाउट इट। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 पे अति परवलय, इक्वल 1 पे परवलय, लेस देन 1 पे दीर्घवृत्त है, और इक्वल पे 0 है। एनर्जी की कंडीशन क्या है, जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 है, अति परवलय की कंडीशन में एनर्जी 0 से ज़्यादा होगी। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 1 पे एनर्जी 0 होगी, यानी परवलय की कंडीशन में एनर्जी 0 होगी। लेस देन 1 पर एनर्जी लेस देन 1 होगी और दीर्घवृत्त की कंडीशन होगी,
और इक्वल टू 0 पर mk²/2j² वृत्त की कंडीशन होगी। दो कंडीशन में रिजल्ट्स पूछे जाते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 0 होगा तो पिंड का पथ कैसा होगा? वृत्त। एनर्जी अगर 0 होगी तो पिंड का पथ कैसा होगा? परवलय। कंडीशन क्लियर है? एप्सिलॉन 0 पर वृत्त है, एनर्जी 0 पर परवलय। मल्टीपल चॉइस